तो बच्चों वर्क का हम फॉर्मूला देख चुके थे। ये वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज ए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है एंड एंगल जो उनके बीच है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको कंडीशन दे रखी हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर फिक्स है, आपको थीटा को ऐसे मॉडिफाई करना है कि आपके वर्क डन की वैल्यू चेंज होते रहे, तो वर्क मैक्सिमम कब होगा, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एफ और एस तो इनकी वैल्यू फिक्स है, यानी कि ये वाली चीज़ तब मैक्सिमम होगी व्हेन ये मैक्सिमम होगा, है ना। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है, कॉस थीटा इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री, है ना। कॉस थीटा पहली चीज़ मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, और कितने एंगल पे होती है, 0 डिग्री पे, मतलब यहाँ लिख सकते हो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, ये चीज़ लिख सकते हो, ये कुछ नहीं है। तो यानी कि वर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। सिमिलरली हम मिनिमम के लिए भी लिख सकते हैं, वर्क इज मिनिमम व्हेन एफ एस एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये वाली चीज़ जब मिनिमम हो, है ना। अच्छा, वैसे तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, लेकिन माइनस नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव वर्क का मतलब ये है कि आपने उसका काइनेटिक एनर्जी कम की, आपने उस बॉडी के अगेंस्ट वर्क किया, उसकी बॉडी के, है ना, उसकी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क किया। लेकिन अगर हम बोलें कि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू 0 होगी, है ना, एट कॉस थीटा इज मिनिमम एट 90 डिग्री, यानी कि वर्क डन इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली आपको पता है जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाता है, वर्क डन हो जाता है माइनस एफ इंटू एस, है ना, कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है आपका। ठीक है, ये चीज़ ओके। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में ये वाली जो चीज़ थी, इसमें आपने क्या समझा, मतलब ये वाली जो है एक्चुअली ये, ठीक है, ये इसमें आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क डन कितना होता है, 0। ठीक है, वर्क डन 0 होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। यानी कि यहाँ से हम एक कंसेप्ट समझते हैं, मैन मूविंग विद सूटकेस एग्जाम्पल। मैन मूविंग विद सूटकेस एग्जाम्पल। देखो बच्चों, कोई मैन है, वो सूटकेस लेके जा रहे कहीं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ग्राउंड है, यहाँ पर मैन है ना, ये मैन है, यहाँ पर सूटकेस है, हैवीली सूटकेस है कोई। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से लेके किसी पॉइंट बहुत दूर, है ना, यहाँ पर ले जाके रखना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो कि काफ़ी दूर है पॉइंट ए से। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ अगर ले जाएगा, अब नॉर्मली सोचो क्या करेगा ये, सबसे पहले ज़मीन से उठा के अपने सर पे लगेगा, ज़मीन से उठा के अपने सर पे रखेगा, और उसके बाद यहाँ से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा और वापस रखेगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में,
वो ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा वो देखते हैं। देखो क्योंकि सपोज़ ये अभी सूटकेस इसके सर पर है, ठीक है, मान के चलो हम SMN बनाते हैं। सूटकेस इसने सर पे ले रखा है, ठीक है, ये सूटकेस सर पे ले रखा है। अब ये चल रहा है इधर, चल रहा काफ़ी देर तक, अपने डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B पर आ गया ऐसे, ओके। यहाँ पर अब वो आ चुका है सूटकेस लेकर। तो देखो पहले ये बताओ, इस मैन ने इस सूटकेस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? किधर लगाया? फोर्स उसने लगाया ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब इसका, इस सूटकेस का SC, सूटकेस का आप FBD बनाओ। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब एक पॉइंट से इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी को मेंशन करो पहले। सबसे पहले इसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहे है ना, W। दूसरा क्या, ये आदमी किधर फोर्स लगा रहा है? मैं चलते वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी उठाने वगैरह की बात नहीं कर रहा। यहाँ से यहाँ जब वो चल रहा है ना, वो चल रहा है जब, तो कौन सा फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है? वो बस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में उसको गिरने नहीं दे रहा, अपने सर पे रखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये है F ऑन सूटकेस बाय मैन, ठीक है, क्लियर होगा आई होप ये। तो आपको एक चीज़ ये समझनी है कि इस जर्नी के दौरान A से B तक जो मैन ने फोर्स लगाया वो इतना लगाया, क्लियर है, ये वाला। अब फोर्स तो ये रहा, ये मैन की वजह से फोर्स ये रहा, ये वाला। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, S, क्लियर है। तो देखो फोर्स जो मैन ने फोर्स लगाया था और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या क्या एंगल है उनके बीच में? एंगल बिटवीन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन सूटकेस भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप क्लैरिफाई करें कि कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है। एंगल बिटवीन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन सूटकेस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सूटकेस इज 90 डिग्री। इसका मतलब वर्क डन बाय मैन ऑन सूटकेस, ठीक है, ये आप समझना, लिख भी लेना अगर हो सकता है, वर्क डन बाय मैन ऑन सूटकेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब इस मैन ने सूटकेस को यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई वर्क डन नहीं किया, क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल है आपका ज़ीरो वर्क डन का भी। और भी एग्जांपल आपने जैसे देखे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स में हो गया है ना, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स में भी ज़ीरो वर्क डन का है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ज़ीरो वर्क डन का एग्जांपल है ये। अच्छा आपने एक चीज़ तो देखी कि A से B ले जाने में उसने कोई वर्क डन नहीं किया, लेकिन उसका क्या, जो इसने ज़मीन से उठा के अपने सर पर रखा वहाँ कोई वर्क डन नहीं किया। यानी ये टोटल वर्क डन मतलब सर से उठाया, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस रख दिया, टोटल वर्क डन तो फिर ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। चलो मान लिया हमने, यहाँ जब वो सर पे रखा हुआ था और वहाँ से यहाँ ले जाने में ज़ीरो वर्क डन लगा, जो हमने यहाँ देखा भी, लेकिन उसने एक चीज़ तो और की ना, यहाँ से सर में उठा के रखा भी तो था, है ना। यहाँ वाला वर्क डन तो ज़ीरो नहीं है ना, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है, देखो यहाँ से ऊपर है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है S। फोर्स किधर लगाया उसने इसको उठाने के लिए, जाहिर सी बात है ऊपर लगाया S, F। तो फोर्स ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन तो हुआ है ना। तो टोटल वर्क डन की तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए ना, नो। टोटल वर्क डन पूरे सिचुएशन में, टोटल वर्क डन ज़ीरो, ना सिर्फ यहाँ से यहाँ ले जाने, बल्कि यहाँ से उठाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में, वापस रखने में जो टोटल वर्क डन बाय मैन है वो ज़ीरो है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, यहाँ से यहाँ तो समझ आ गया था, लेकिन यहाँ से यहाँ ज़ीरो कैसे हुआ, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी आपको समझना है टोटल कि ये टोटल वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है। तो मैन मूविंग विद सूटकेस एग्जांपल में उसके लिफ्ट करने से लेकर, चलने से लेकर वापस रखने तक में जो टोटल वर्क डन मैन ने किया वो कंप्लीट ज़ीरो है। गॉट इट?
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अभी हमने जो लिखा, हमने जो समझा अभी, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि नो वर्क इज डन by the man on moving a suitcase from one place to other as force is perpendicular to displacement. क्लियर है? ओके, तो चलो एक चीज़ तो हो गई। अच्छा, अब एक चीज़, अगली चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हैं, सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल रखी है, अब क्या है, इसका मास m है, आपने इसको लिफ्ट किया यहाँ से यहाँ, आप यहाँ ले गए अच्छा हाइट पे, ओके। तो आदमी ने कितना वर्क डन किया? मैन ने इसको यहाँ, ऑब्वियसली इंसान को ही ले जाना पड़ेगा, खुद तो चल के नहीं जाएगा, मैंने फोर्स लगाया और इसको ऊपर ले गया, तो मैंने वर्क डन कितना किया? तो देखो, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंटू कॉस थीटा भी लगता है, लेकिन देखो यहाँ फोर्स ऊपर लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुआ, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो कॉस 0 तो आपका 1 हो गया, है ना, तो कॉस को हटा लेते हैं अभी। तो वर्क डन बाय मैन कितना होगा? आपका हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट H हुआ था, ओके। अब F कितना लगाएगा? फोर्स कितना लगाएगा? फोर्स जस्ट पता है कितना लगाएगा वो, देखो यहाँ जाके रुक गया ना वो, ऐसा नहीं कि यहाँ जाके इसकी कोई वेलोसिटी है। अभी जो मैंने एकदम से कोई बोला, ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम बाद ना और अच्छे से रियलाइज़ होगी। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ से यहाँ ले जाते वक्त उसने जो वर्क डन किया वो आई मीन जितना फोर्स लगाया वो उसके वेट के इक्वल लगाया, मतलब वेट से हल्का सा ज़्यादा, वेट के बराबर अगर लगाएगा तो बैलेंस आएगा ना, वेट से हल्का सा ज़्यादा अगर लगा देगा तो इस ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगेगा, वही है। तो हम उसको वेट के बराबर ही लिखते हैं, mg फोर्स लगाया है ना, वेट फोर्स कितना लगाया? वेट के बराबर, यानी कि mg, तो mgh ये आपका हो गया वर्क डन बाय मैन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वो होगा, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ अभी एफ का एफ लिख देते हैं, एच कॉस थीटा, कितना एंगल है? देखो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ, यानी कि ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ग्रेविटी फोर्स किधर लगा रही है? नीचे लगा रही है। एंगल कितना हो गया इनके बीच का? 180 डिग्री, है ना। तो एफ एच कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो माइनस हो गया, तो माइनस एफ एच इक्वल टू, एफ क्या है? फोर्स क्या है? वेट है, कितना है? एम जी, तो माइनस एम जी एच, क्लियर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? माइनस एम जी एच। वर्क डन बाय मैन कितना हो गया? एम जी एच, ठीक है। तो यहीं पर एक चीज़ आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is lifted to a height h, work done on the body is equal to mgh, ठीक है। बॉडी पर जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? mgh, क्लियर। जैसा हमने देखा यहाँ पर कि इसको h हाइट पर ले गया था, तो कितना वर्क डन किया? mgh। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्लियर। mgh, वेयर m इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको ऊपर ले जाया गया, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड। वॉट? तो चलो, तो यही वर्क डन बच्चों, ये जो वर्क डन है ना, ये
किसके अगेंस्ट किया उसने? एक बात बताओ, जब यहाँ पर कोई ग्रेविटी अगर नहीं होती, ग्रेविटी अगर इसको नहीं खींच रही होती, तो आदमी को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ फोर्स लगता नहीं। ग्रेविटी खींच रही है तभी तो इसको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अगर ग्रेविटी ज़ीरो होती तो इसको ये यहाँ से यहाँ ले जाता और इसका वर्क डन भी ज़ीरो होता, लेकिन ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो इसलिए ये जो mgh वर्क हुआ ये उसने किसके अगेंस्ट किया? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, लेकिन उसने जो वर्क किया ग्रेविटी के खिलाफ किया, इसलिए यहाँ पर इसको लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया उसने। क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है और आप समझ गए होंगे इसको। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, हम इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो इसमें लिखना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी will be stored in the form of potential energy। ये डेफिनेशन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों, ये अभी हम इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि यहाँ पर अभी हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, समझ लो वर्क डन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ वही बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो जो चीज़ हमने पढ़ी ना कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब किसी भी चीज़ को आप ग्रेविटी जहाँ खींच रही है उसके अगेंस्ट आप अगर लेके जाएंगे किसी भी हाइट पर, तो आपने ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया। एक बात बताओ, आप अगर ऐसे लेके गए, सपोज ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कैसा भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, क्या आपने यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया? नहीं, ग्रेविटी लग रही है इधर, आपने फोर्स लगाया इधर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट थोड़ी हुआ है, ग्रेविटी की तो राइट एंगल में हुआ है ना, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं है। लेकिन आप इसको इधर फोर्स लगा के उल्टी डायरेक्शन में उसकी हाइट, सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ। क्लियर है? तो आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आई होप समझ आ गया होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जब भी आप करेंगे तो बॉडी के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ आप ले गए इस ऑब्जेक्ट को, तो इसके पास कुछ एनर्जी नहीं आई, लेकिन यहाँ से यहाँ आप ले जाएंगे तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी जिसका हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ ले गया था तो ये आके यहाँ रखा हुआ था, मैंने क्या किया, ये पेन है यहाँ से यहाँ ले गया तो ये अपना रखा हुआ है, मतलब अभी ये मत समझना है स्लिप कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ था, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया, रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया क्या? नहीं, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं था। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाऊँ, तो अब मैंने क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया। अभी हमने पढ़ा था जैसे हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जैसे मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई। क्या प्रूफ है इसका कि एनर्जी आ गई? देखो, मैं इसको छोड़ दिया और ये नीचे गिर गई, नीचे गिर गया मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। ये जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो इसका प्रूफ है। लेकिन यहाँ से यहाँ जब ले गया था काइनेटिक एनर्जी आई? नहीं आई। ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर है। तो यही है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपका स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल, ये जनरल फार्मूला नहीं है बच्चों, मतलब कि जैसे वर्क डन का फार्मूला आप हर सिचुएशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखेंगे,
लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ये जनरल फार्मूला नहीं है, इस सिचुएशन में ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। जो हमने किसी भी बॉडी को किसी हाइट पर ले जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा वो होगा mgh। क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी था आपका। तो ये भी इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की ये होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी बॉडी को यहाँ रखी थी, यहाँ से यहाँ आप ले गए और यहाँ आके रोक दिया, तो आपने टोटल वर्क डन कितना किया? अभी हमने पढ़ा इसका मास अगर m है, h हाइट पे ले गए तो आपने कितना वर्क डन किया? mgh, ठीक है। अर्थ ने कितना वर्क डन किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? निकाल सकते हैं। फोर्स कितना लगाया? नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि -mgh इतना वर्क डन किया, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है। नेट वर्क डन ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा? फोर्स कितने लग रहे हैं? पहले ये FVD बनाओ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। कभी फ्री बॉडी डायग्राम पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन 2-3 बार हम जो देख चुके हैं तुमको रफ आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये होता क्या है। पॉइंट साइज में दिखाओ, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो दिखाओ। पहला फोर्स जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मतलब हम लगा रहे हैं उसको हाइट h पे ले जाने में। दूसरा फोर्स जो अर्थ लगा रही है, F, ग्रेविटेशन या फिर वेट भी बोल सकते हैं उसको। और कोई लग रहा है? नहीं लग रहा। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका यहाँ से यहाँ, तो दोनों फोर्स की जितने भी फोर्स होते हैं बच्चों, उन सभी के उससे आपको ना वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले इससे निकालते हैं, इसका वर्क डन आ गया mgh, इसकी वजह से mgh, इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा अभी हमने देखा -mgh। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अगर लगता तो हम उसकी वजह से भी वर्क डन निकालते। सपोज इधर कोई फोर्स लगता तो हम इसकी वजह से निकालते। फिर अगर उसको fs नाम दे देते हैं या फिर fn नाम दे देते हैं, fn और डिस्प्लेसमेंट उधर तो परपेंडिकुलर है तो वो वैसे भी ज़ीरो हो जाता है ना, लेकिन यहाँ लग कोई नहीं रहा तो अननेसेसरी शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बताया था। तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये दूसरा ये। डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो इसकी वजह से इतना वर्क डन हुआ, इसकी वजह से इतना वर्क डन हुआ। टोटल वर्क डन कितना हो गया? mgh कैंसिल, 0, टोटल वर्क डन 0 हो गया। तो इसलिए हमने देखा कि यहाँ से यहाँ जब मैं लेके गया, जस्ट यहाँ से यहाँ मैं लेके गया, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। कब तक? जब तक ये ऊपर रखा है। जब छोड़ूंगा तो अलग बात है, अभी हमने छोड़ने की बात नहीं की, बस ऊपर उसको पकड़ रखा है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी आई? नहीं आई। तो यहाँ पर एक हम थ्योरम पढ़ते हैं जो तुम्हारी बुक में इस नाम से तो फेमस नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी बुक में है ना, सिलेबस में है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब ये होता है टोटल वर्क डन, या फिर सम ऑफ ऑल वर्क डन भी कह सकते हैं आप। टोटल वर्क डन ऑन बॉडी, ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? टोटल वर्क डन जो बॉडी पे होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आप लिख भी सकते हैं W टोटल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा KE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो ये था आपका वर्क डन का कंसेप्ट। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।